Hello boys and girls, CA Mohit Agarwal here. Very important video for all the inter-level students. पूरा ये जो वीडियो है आपका एक चैप्टर है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. उसमें एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, सेल्स वाउचिंग. नाउ प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे ऑडिट होता है वो इस सेल्स वाउचिंग में आपको समझाया गया है. घोस्ट डेटर्स के बारे में, घोस्ट बिल्स के बारे में, देन इफेक्ट ऑफ AS 11 ऑन द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस. ठीक है, तो वो सारा चीज जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएगा कि जब हम लोग एक्सपोर्ट सेल करते हैं तो उसका अकाउंटिंग कैसे होता है और उसका ऑडिटिंग कैसे होता है. एंड सारे के सारे असर्शंस, चाहे वो ऑकरेंस, कंप्लीटनेस, मेजरमेंट, सब कुछ, ठीक है, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, सारे के सारे असर्शंस जो है बहुत ही बारीकी से समझाए गए हैं. वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा. और ऑडिट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, ट्रस्ट मी. अगर आपको पढ़ना आता हो और पढ़ाना आता हो ऑडिट का सही तरीका, तो ऑडिट बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट लगेगा आपको और इंजॉयबल सब्जेक्ट लगेगा. एकदम जो है ऐसा नहीं है कि बहुत पेनफुल है. सो वीडियो को पूरा लास्ट तक प्लीज देखिएगा, आप ही का भला होने वाला है. और अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा. ठीक है, इससे मोटिवेशन आता है और आगे और वीडियोस आप लोग के लिए देने का. सो ऑडिट ऑफ सेल्स वाउचिंग स्टार्ट्स नाउ. वॉच इट फुल टू नो एवरी कंसेप्ट. और क्लास में आपको याद हो जाएगा, अंडरस्टैंड भी हो जाएगा, लर्न भी हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा, पूरा क्लास एटमॉस्फेयर के साथ. वॉच इट नाउ. आर्टिकलशिप जिन लोग का चालू हो चुका है खड़े हो जाओ. जिन लोग का आर्टिकलशिप चालू हो चुका है, क्लाइंट ऑफिस गए? हाँ, पूछो इनसे. दिन भर ऑडिट में खाली परचेज वॉचिंग और सेल वॉचिंग इन्होंने किया होगा. एक बैंक स्टेटमेंट में लाना और एक परचेज वॉचिंग, सेल वॉचिंग. बता दो बच्चों को सबसे इंपॉर्टेंट आइटम क्या वॉचिंग का, बताओ इनको. सेल और परचेज का. ये मेरे दबाव से तो आप नहीं बोल रहे हैं ना, कसम है आपको खुद का, घर वालों का भी. मेरे दबाव में मत बोलिए, बताइए, जोर से बोलिए. सेल और परचेज का वाउचिंग. तो ऑडिटर का जो दो सबसे मेन आइटम है वाउचिंग का, वो है सेल वाउचिंग एंड परचेज वाउचिंग. आज का पूरा क्लास मेरे को वही पढ़ाने में लग जाएगा. सेल वाउचिंग कैसे होता है, परचेज वाउचिंग कैसे होता है. आइए, जब भी हम लोग सेल वाउचिंग या परचेज वाउचिंग ये सब करेंगे ना, हम लोग को ना क्या क्या मैटर चेक करना है. सुनो, पहले हम लोग को चेक करना है कि जो सेल ये बोल रहा हुआ है, हम लोग को इसका 4 एस्पेक्ट चेक करना है. सेल का कितना एस्पेक्ट? सेल का वाउचिंग होगा कि वेरिफिकेशन? इनकम्स एंड एक्सपेंसेस का क्या होता है, वाउचिंग होता है. एसेट एंड लायबिलिटी का वेरिफिकेशन. तो सेल क्या है आपका? इनकम है ना. परचेज क्या है? एक्सपेंस है ना. तो सेल और परचेज का क्या होगा? वाउचिंग होगा. ओके, इसका 4 एस्पेक्ट चेक करना. क्लाइंट बोल रहा है कि सेल हुआ है, तो सेल हुआ है तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा वाकई में हुआ है ना. ऑकरेंस चेक करेंगे. क्या चेक करेंगे बताओ? कंप्लीटनेस चेक करेंगे. क्या चेक करेंगे? ऑकरेंस, कंप्लीटनेस. मेजरमेंट चेक करेंगे. मेजरमेंट मतलब अमाउंट चेक करना. मेजरमेंट मतलब प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर. समझो, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर मतलब ठीक से डिस्क्लोज किया है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. सो वी हैव टू चेक रिलेटेड टू सेल, रिलेटेड टू परचेज, फॉर असर्शंस. फॉर, ये सबको असर्शंस बोलते हैं. असर्शन मतलब क्या होता है सर? असर्शन मतलब होता है द मैटर ऑन विच वी रिक्वायर एविडेंसेस. द मैटर्स ऑन विच वी रिक्वायर एविडेंसेस आर नोन एज assertions. Are those matters on which we require evidences. Representation, we require evidences, we require representation. Representation मतलब ही evidence. मैनेजमेंट से पूछताछ, that's called management representation. Am I talking to the batch जिसका ऐसे 580 हो रखा है, ऐसे 580? written representation. Representations are the assertions. याद भी तो नहीं रहता यार तुम लोगों को. ऐसे नंबर कौन सा बताओ? 580. रिटन रिप्रेजेंटेशन में पढ़े थे कि मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? दीज आर द असर्शन. याद आया? किन लोगों को याद आया? हाथ उठाओ. पढ़ाई की हो? जिन लोगों को नहीं याद है कोई बात नहीं, रिलेटेड नहीं है, टेंशन मत लो. आज अगर फर्स्ट क्लास है तो भी समझ में आ जाएगा. असर्शंस. असर्शन मतलब होता है मैटर्स ऑन विच यू रिक्वायर एविडेंसेस. बोलो. Assertions means matters on which we require evidences and representation. अब 4 assertion मेरे को चेक करना है. मेरे को सेल का ऑकरेंस चेक करना है, कंप्लीटनेस चेक करना है, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर. सबसे पहले क्या चेक करना है? ऑकरेंस मतलब द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन ऑफ सेल. द रिकॉर्डेड सेल एंट्री has actually occurred or not. You have recorded the sales whether it is actually occurred or not. ऐसा भी हो सकता है कि client has passed a book entry.
ऐसा भी तो हो सकता है क्लाइंट इज पास द बुक एंट्री। आप बताइए गर्ल, व्हाट इज द बुक एंट्री? अरे गर्ल, हाँ, अरे आपको नहीं पूछा था मैं, पता था बुक एंट्री का मतलब? अभी तो लास्ट क्लास अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर में पढ़ाए थे। जो एंट्री क्लाइंट ने कर दिया है बट वो ऑकर नहीं हुआ है, वास्तविकता में नहीं हुआ, तो मेरे को ऑकरेंस चेक करना है। ऑकरेंस मतलब आपने जर्नल मार रखा है कि नहीं मार रखा है? तो जिनका जर्नल वो हुआ है कि नहीं, मुझे वो चेक करना है। कंप्लीटनेस मतलब उल्टा, जो वास्तविकता में हुआ है वो आपने कंप्लीटली रिकॉर्ड किया है कि नहीं। अब थोड़ा सा छेड़े मेरे बच्चों को, बहुत इरिटेटिंग लगेगा, बट ये इरिटेशन ही जो है ना लास्ट क्लास में तुमको याद दिलाएगा। ऑकरेंस का मतलब होता है, सुनना सुनना सुनना, ऑकरेंस का मतलब होता है जो लिखा है वो हुआ है कि नहीं। कंप्लीटनेस मतलब जो हुआ है वो लिखा है कि नहीं। क्या हुआ है, लिखा है, लिखा हुआ कर रहे हैं, समझ में आ गया होगा दोनों चीज। ऑकरेंस मतलब जो उल्टा उल्टा चालू, जो हमारा ऑकरेंस मतलब जो लिखा है वो हुआ है कि नहीं, दैट्स कॉल्ड ऑकरेंस। कंप्लीटनेस मतलब जो हुआ है वो लिखा है कि नहीं। सुनना है, ये दोनों चीज चेक करना है। मेजरमेंट का भी कुछ बताइए ना, क्या बताए बे? मेजरमेंट मतलब अमाउंट सही है, अमाउंट चेक करेंगे। और प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर मतलब प्रेजेंटेशन। पक्का? ये असर्शन का मतलब मैंने समझाया। अब चेक कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या है? ऑकरेंस मतलब हट, चालू, हट, इंग्लिश, इंग्लिश, whether the recorded sales have actually occurred or not। तो करोगे क्या एज एन ऑडिटर? तुम ये असर्शन ऑकरेंस को चेक करने के लिए करोगे क्या? हम चेक करेंगे। मेरा ऑकरेंस चेक करने का मकसद यही है कि जर्नल रिकॉर्डेड कि नॉट रिकॉर्डेड, एंट्रीज रिकॉर्डेड, सेल रिकॉर्डेड, एक्चुअली इट हैज ऑकर्ड। पक्का? जब देखो एक्सटर्नल कंफर्मेशन, खुद का मतलब कुछ करना ही नहीं है, बस पूछ लेने जाकर के। सर ऐसा मत बोलिए सर, हम लोग का हौसला बढ़ाइए, ये भी एक पॉइंट है ना। हाँ है। ऑकरेंस का एक पॉइंट आपने बिल्कुल सही बोला, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। मान लो जैसे तुमने दिखा रखा है ए टू सेल, तो हम ए से क्या करेंगे? एक्सटर्नल कंफर्मेशन कि ए नाम का डेटर है भी कि नहीं, कहीं फिक्टिशियस डेटर तो बुक नहीं कर रखा है। हम ये भी चेक करेंगे कहीं डबल बार तो एंट्री नहीं कर दिया। इनवॉइस कितना, एक ही सेल इनवॉइस है और उसका रिपीट एंट्री कर दिया हो, 2 बार एंट्री मार दिया हो, ये भी हमको एज एन ऑडिटर चेक करना पड़ेगा। हम अभी क्या चेक कर रहे हैं? ऑकरेंस ना। तो आपने बिल्कुल सही बोला सर, फिक्टिशियस डेटर्स पकड़ लेंगे। कैसे? एक्सटर्नल कंफर्मेशन करके। सेम इनवॉइस, कहीं डबल बार तो एंट्री नहीं हो गया है ना। बहुत बार इनवॉइस क्या हो जाता है, तो अब भी उसका तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। कैंसिल्ड इनवॉइस का एंट्री तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। अरे समझा? तो फिक्टिशियस डेटर्स कहीं एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन से पता चल जाएगा। और ये एंट्री तो तुमने मार दिया, इसका इनवॉइस का है, बोला ये। अरे कितना बार एंट्री मारोगे इस इनवॉइस का? अभी तो मारा थे। और ये इनवॉइस तो कैंसिल है, एंट्री क्यों है? एंट्री हटाओ। बहुत बार क्या होता है, जबरदस्ती सेल का इन्होंने एंट्री मार दिया, एंट्री मार दिया, डेटा टू सेल, डेटा टू सेल एंट्री मार दिया। एज एन ऑडिटर हम चेक करेंगे ये जो आपने डेटा टू सेल एंट्री मारा है, आपने जो गुड्स, वाकई में गुड्स डिस्पैच हुआ है कि नहीं वो चेक करेंगे। और अगर गुड्स डिस्पैच हुआ है, चलो ठीक है गुड्स डिस्पैच हुआ है, कस्टमर का कंसेंट से हुआ है ना, कस्टमर का कंसेंट था ना। तुम जर्सी सेल करने के लिए उसके गोडाउन में ले जाकर के छोड़ दिए। हाँ ऐसा होता है, तुम जर्सी सेल करने के लिए कस्टमर के गोडाउन में ले जाकर के छोड़ दिए और सेल बुक करके बैठे हो, कस्टमर का तो कंसेंट ही नहीं था।
तुम बस उसके गोडाउन में छोड़ दिए क्योंकि तुमको इस क्वार्टर का अपना प्रॉफिट बढ़ाना था। तुमको पता है जितना भी लिस्टेड एंटिटीज होता है, सारे के सारे लिस्टेड एंटिटीज हर 3-3 महीना भी पीएल बैलेंस शीट फाइनल करते हैं, ऑडिट भी करवाते हैं। हम लोग नॉर्मली सीखते हैं ना पीएल बैलेंस शीट साल के एंड में बनता है, बट जो लिस्टेड कंपनीज है उन लोग को क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, हर 3-3 महीना का बनाना पड़ता है। तो अगर मान लो उन लोग को से फॉर एग्जांपल अभी अपना शेयर का दाम क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है, इन्वेस्टर्स का प्रेशर है, वो क्या करेंगे क्वार्टर 1 में सेल को क्या करेंगे, शेयर का दाम बढ़ाना है तो क्वार्टर 1 में प्रॉफिट बढ़ाना है, प्रॉफिट बढ़ाने का लोगों को सेल बढ़ाना होगा, तो उन लोग ये सब घटिया तरीका अपना लेंगे, बिना कस्टमर के उसके गोडाउन में माल छोड़ाएंगे, या फिर सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पर भेज देंगे, सेल ऑन अप्रूवल पर। रेवेन्यू इज अर्न्ड कि अनअर्न्ड? सेल ऑन अप्रूवल का जो रेवेन्यू होता है वो अर्न है कि अनअर्न्ड है, फिर भी उसको सेल बुक कर लेंगे। तो ये सब हमको हटाना पड़ेगा। और विथ दिस हमको ये सब तो चेक करना है कि जो आपने एंट्री मार रखा है, सेल का जो एंट्री कहीं फिक्टिशियस डेटर तो नहीं है, कहीं एक ही इनवॉइस का 2 बार एंट्री तो नहीं कर दिया, कहीं कैंसिल्ड इनवॉइस का तो एंट्री नहीं कर दिया, और जो आपने एंट्री मार रखा है वाकई में गुड्स डिस्पैच हुआ है ना, और डिस्पैच हुआ है तो कस्टमर का कंसेंट से हुआ है ना। अगर सेल ऑन अप्रूवल पे भेजो तो ये रेवेन्यू अर्न्ड है कि अनअर्न्ड है, तो इसको आप बुक नहीं कर सकते। ये 6 पॉइंट समझ में आया? श्योर? ये सब क्या हुआ, क्या चेक किया हम लोग? हाँ, चलो मार्क करो, पेज नंबर 119 में है। जो मेरे D2H वाले बच्चे हैं, जब हम बोलते हैं ना कि एग्जाम दो, तो वो आप भी देंगे, पेपर कलेक्ट कर लीजिए और एग्जाम दीजिए और सॉल्व करके हम लोग को भेजिए, मेरा टीम उसको चेक करेगा। सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, सबसे पहले क्या चेक करना बताओ? असर्शन कितना ठो है? क्या क्या चार ठो बोले थे? ऑकरेंस, कंप्लीटनेस, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, है ना? असर्शन के माथे पे लिख दो assertions में माथे पे लिख दो means the matters on which auditor requires evidences and representations. Matters on which auditor requires evidences and representations. Matters on which auditor requires evidences and representations. Matters on which auditor requires evidences and representation. सबसे पहले बताइए क्या है? ऑकरेंस ना? ऑकरेंस मतलब जो रिकॉर्डेड है वो रिकॉर्डेड सेल्स जो है ना, रिकॉर्डेड सेल्स रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वही गुड्स को, सर्विसेज को। गुड्स क्या किया आपने? शिप। सर्विसेज भी शिप करते हैं क्या? गुड्स शिप सर्विसेज परफॉर्म ड्यूरिंग द पीरियड। ओके, अब देखो ऑकरेंस में क्या क्या। एक बात बताओ, ऑकरेंस मतलब क्या बोले हिंदी में? बोलो। जो रिकॉर्डेड है वो हुआ है क्या, है ना? मतलब वो रिकॉर्ड तो कर रखा है। अगर सेल रिकॉर्ड कर रखा है तो एक ही मकसद रहा होगा, प्रॉफिट बढ़ाना। जबरदस्ती का अगर रिकॉर्ड कर रखा है तो मकसद घटाना तो नहीं होगा प्रॉफिट। जबरदस्ती का सेल रिकॉर्ड करेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना। तो वही हम लोग को चेक करना है, इंश्योर कि रेवेन्यू इज नॉट ओवर स्टेटेड। समझ आया? ऑकरेंस का मकसद क्या है? टू इंश्योर। क्योंकि ऑकरेंस मतलब एक बात पक्का है कि तुमने सेल क्या कर दी, क्लाइंट ने सेल क्या कर दी, रिकॉर्ड कर दिया। बाप रे, तुम तो एकदम ही क्लाइंट को बोले चोर। ऑकरेंस मतलब एक बात पक्का है, क्लाइंट ने सेल, तो रिकॉर्ड करने से एक बात पक्का है, सेल घटने वाला तो नहीं। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो बढ़ेगा ही।
तो वही हम लोग को चेक करना है, इंश्योर रेवेन्यू इज नॉट, क्या बताओ ना, ओवरस्टेटेड बाय परफॉर्मिंग फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर। देखो ऑकरेंस में हम 6-7 जो पॉइंट बताए थे वो मत। चेक वेदर सिंगल सेल इनवॉइस इज रिकॉर्डेड ट्वाइस, एक ही इनवॉइस का आपने डबल एंट्री कर रखा है, या फिर कैंसिल्ड सेल इनवॉइस कुड आल्सो बी रिकॉर्डेड। कैंसिल्ड सेल इनवॉइस कुड, ऐसा हो सकता है कि क्लाइंट या तो एक ही इनवॉइस को 2 बार रिकॉर्ड कर रखा है, या कैंसिल वाला इनवॉइस को भी वो सेल मान रखा है। वेदर एनी फिक्टिशियस कस्टमर एंड सेल हैज बीन रिकॉर्डेड, जो आप लोग बोल रहे थे ना, एक्सटर्नल कंफर्मेशन से पता चल जाएगा, है ना, लिख दो ऐसे करके, विल बी नोन बाय एक्सटर्नल कंफर्मेशन, will be known by external confirmation, will be known by external confirmation, will be known by external confirmation. Whether any shipment was done without the consent of customer, बिना कस्टमर से पूछे उसको गोडाउन में जाकर के माल फेंका है तो क्या सेल हो गया क्या? Whether unearned revenue recorded as earned, हे भगवान, unearned revenue मतलब अभी तक राइट टू रिसीव ही नहीं आया है। लिख दो एग्जांपल, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, लिख दीजिए ना एग्जांपल, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस बट अप्रूवल पीरियड not expired. Goods sold on approval basis. Goods sold on approval basis, but approval period not expired. ठीक है, unearned है, या फिर substantial uncertainty about collectability। ठीक है, चलो earned है, रेवेन्यू अर्न्ड है, बट देयर एग्जिस्ट सब्सटेंशियल, क्या बताओ ना, अनसर्टेनिटी, सब्सटेंशियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट अबाउट, क्या बताओ ना, कलेक्टेबिलिटी। तो AS9 क्या बोलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 बोलता है सेल करते समय माल, भले ही माल आपने बेच दिया, कस्टमर भी बोल अप्रूवल बेसिस पर नहीं भेजा, फाइनल सेल हो गया, पर आपको लग रहा है जिसको आपने माल बेचा है उधार में वो रुपया देने वाला नहीं है, फिर भी आपने बेचा, तो उस रेवेन्यू को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते जब तक सर्टेनिटी नहीं आ जाता। AS9 लिखता है, ये क्या लिखता है सर, एक बार फिर से बताएंगे? हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 बोलता है आप सेल कर रहे हैं जिस इंसान को रिस्क और रिवॉर्ड उसके पास चला गया, बिल्कुल ये सेल है, ये अप्रूवल बेसिस पर नहीं है, फाइनल सेल है, बट अगर बिजनेस को ऐसा लग रहा है कि जिस इंसान को माल बेचा गया है भाई अनसर्टेनिटी है, वो रुपया देने वाला नहीं है, ऐसा बहुत हार्ड फीलिंग आ रहा है कि रुपया नहीं देगा, तो अगर आप ही को ऐसा फीलिंग आ रहा है तो आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज मत करो जब तक क्या नहीं आ जाता, सर्टेनिटी। डोंट रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू, पोस्टपोन द रिकॉग्निशन एज पर AS9। बोलो, पोस्टपोन द रिकॉग्निशन एज पर AS9। पक्का, जबरदस्त है। तो वेदर एनी सब्सटेंशियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट अबाउट कलेक्टेबिलिटी दिख रहा है क्या? लिख दो यहां पर जैसे करके, एज पर AS9 such sale recognition, as per AS9 such sale recognition shall be postponed till the time certainty comes. As per AS9, such sale recognition shall be postponed till the time certainty comes. अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के मन में आ रहा होगा क्या बकवास है ये तो प्रैक्टिकल लाइफ में होगा नहीं। आप बोल रहे हैं कि सेल कर रहे हैं उस इंसान को और अनसर्टेन भी है कि पैसा आएगा कि नहीं, तो सेल मत करो। आप बोल रहे हैं सर बिजनेस क्या कर रहा है, माल बेच रहा है उस इंसान को जहां से पैसा आने वाला, तो सर सेल क्यों करेगा, वो सेल ही नहीं करेगा, प्रैक्टिकल लाइफ में तो होगा नहीं। अरे बिल्कुल प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल मतलब मेरे पर्सनल लाइफ में हो रहा है, प्रैक्टिकल लाइफ का मतलब प्रैक्टिकल लाइफ, इट इज एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल। हिंदुस्तान रिश्तों वाला देश है, यहां रिश्तों का कदर होता है।
नहीं समझ में आया? अब जैसे हम बताते हैं 2007 मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, नाम हो गया था 2007 से, 2007-2008 से, समझ में आया? तो उस समय क्या है ना, मेरे पापा का एक शॉप हुआ करता था, ग्रोसरी शॉप। तो हम क्या था ना उस समय, जो बैच साइज रहता था वो 40-40, 50-50 का रहता था, 400-400, 500-500 बच्चे का बैच साइज नहीं रहता था, तो हम अफोर्ड कर सकते थे। तो जब बैच खत्म होता था ना 40-50 बच्चों का, 4 बैच पढ़ाते थे सुबह से रात तक उसी समय से, तो बॉडी वैसे ही हो चुका है। तो फेयरवेल होता था उन लोग का, हम फेयरवेल में जो है ना उन लोग को कैडबरी मंगवा करके बांटा करते थे। अच्छा, वो कैडबरी हम कहां से लेंगे? पापा के दुकान से। तो जो पहली बार, अच्छा अभी तक हम पापा के दुकान से जो कैडबरी खाते थे वो मुफ्त में खाते थे, हम खुद जब पर्सनल उड़ाया खा लिया, नहीं समझा? हम पहली बार जब बैच में बांटने के लिए पापा से कैडबरी खरीदने गए या लेने गए, हम अरुंधा को भेजे, मेरे स्टाफ को, वो शुरू से है मेरे साथ, उनको, उनके पास मेरा सारा कच्चा चिट्टा है, कटप्पा है वो। तो सुनो ना, हम अरुंधा को भेजे, जाइए, अच्छा ये फैक्ट है, हाँ ये पूरा फैक्ट है। अब अरुंधा जा रहे हैं, हाँ अंकल जी दीजिए 40 पीस वो कैडबरी दीजिए, सेलिब्रेशन बड़ा वाला 40 पीस दीजिए। अब एक बात बताओ, पापा के मन में पूरा अनसर्टेनिटी है कि डैसी आज तक खुद खाता था, अब अपने बच्चों को भी खिला रहा है, पैसा देगा कि नहीं देगा कोई ठीक नहीं है, मांग भी नहीं सकते बेचारे, घर में तुरंत मम्मी को फोन चला जाएगा। अच्छा वो बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे? बेचेंगे, बट सर्टेनिटी है कि अनसर्टेनिटी? तो उनको बोला गया आप इस सेल को बुक ना करो, इसको सेल मत मानो जब तक सर्टेनिटी ना आ जाए, सर्टेनिटी ना आ जाए, पैसा ना आ जाए नहीं बोल रहे। एक हफ्ता बाद हम तो भूल गए थे, फिर एक हफ्ता बाद हम देखते पापा थोड़ा उदास लगने लगे। तो एक हफ्ता बाद जब हम लोग, अब यहां से हम बना करके बोल रहे हैं, यहां तक सच था। अब एक हफ्ता बाद हम देख रहे पापा थोड़ा उदास लग रहे हैं, पापा को बोले डिनर करते करते, आपका धंधा अलग रहे, मेरा प्रोफेशन अलग रहे, उसी में भलाई है, आप एक काम करिए कल बिल भिजवा दीजिएगा, हम आपका बिल क्लियर करना चाहेंगे। सर्टेनिटी मिल गया उनको, वो तुरंत खाना ना छोड़ करके रिकॉर्डिंग करना चालू की, मोहित अग्रवाल टू सेल। पैसा नहीं मिला, सर्टेनिटी मिली, बोलना ही काफी था, समझाया? तो जब तक सर्टेनिटी नहीं आ जाता, यस 9 बोलता है आप रेवेन्यू बुक मत करो। क्रेडिट सेल रिकॉर्ड कर सकते हैं, अरे हाँ, लेकिन जिसको तुम क्रेडिट सेल कर रहे हो और तुमको लग रहा है कि तुमको पैसा मिलने वाला, तो डोंट बुक द रेवेन्यू, पोस्टपोन द रिकॉग्निशन टिल द टाइम सर्टेनिटी कम्स, लाइक माय फादर डिड, ही पोस्टपोन द रिकॉग्निशन फॉर 1 वीक, आफ्टर 1 वीक मामला जब क्लियर हुआ कि हाँ हम पैसा देंगे, तब उन्होंने ही एंट्री बुक किया। रियल में सब कुछ नहीं हुआ था, रियल में बस वहीं तक हुआ था। पैसा क्यों देंगे? इसी दिन के लिए वो पापा बने थे। हाँ हाँ हाँ, हर साल क्या, हर 6 महीना, वैसे 6 महीना का था। फिर 2-3 साल बाद हम जो है, नहीं इतना जन अब कहां से, फिर पापा का दुकान भी बंद हो गया। अच्छा, कर्मा बोल करके होता है, 3 साल बाद, पढ़ाने के 3 साल बाद मेरी सिस्टर मेरे से पढ़ने आई। अब फीस हम मांग भी नहीं सकते। अच्छा कभी भी, मतलब ओन सिस्टर, एकदम ओन, लेकिन हम कभी भी अलग से नहीं पढ़ाए, ये मेरे अंदर है कि हम कभी भी अलग से उसको एक टॉपिक अलग से नहीं, ऐसी बैच में आती थी आप लोग की तरह, ऐसी पढ़ती थी, ऐसी उठ करके चली जाती थी, तो ना क्वेश्चन भी पूछे तो पूरा नाम दिव्या अग्रवाल और बैच हंसने लगता था। वो तो मोमेंट हुआ करता था, ठीक है, और पूरा डरती भी थी आप लोग की तरह, मतलब ऐसे ही डर, मतलब ज्यादा नहीं, ये तो ना कि हाँ सर पूछेंगे तो बताना पड़ेगा, चिल्ला चिल्ली चालू कर देंगे बेफालतू का। अब हमसे कंट्रोल हुआ नहीं, हम मम्मी को बोल दिए, फीस अगर मिल जाता तो। अच्छा मम्मी लोग तो मम्मी लोग होती है,
सबका डायलॉग है कि इसी दिन के लिए तुमको पैदा किए थे। तो हमको समझ में आ गया मिलने वाला नहीं है, तो मैंने बुक नहीं किया वो रेवेन्यू को। बट ये बड़ी खुददार है, नहीं समझ में आया? इस इंसिडेंस के बाद इसने कुछ बोला नहीं मेरे को, सीधा रेवेन्यू दे दिया। ब्लैकबेरी फोन आया हुआ था उस समय, टॉर्च बोल करके, ब्लैकबेरी फोन टॉर्च, पुराने जमाने का, तुम लोग नहीं देखा होगा। जो आज का आईफोन है उस समय ब्लैकबेरी फोन टॉर्च था, 40-45 हजार कीमत था उसका। वो उसने ला करके दिया मुझे, बोला ये तुम्हारा रेवेन्यू है। मतलब रेवेन्यू कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है, याद रखना। सुनाया? मैंने तुरंत एंट्री मार दिया, ब्लैकबेरी फोन टू फीस। क्या है कैश? क्या है? एसेट ही तो है। कैश क्या है? ये क्या है? एसेट। नहीं समझाया? एसेट दो। अब जैसे तुमको मेरे को फीस देना, तुमको कैश देने का मन नहीं है, तो जमीन वमीन है तो वो नाम कर देगा। बेटा गुरु दक्षिणा देते हैं ये नहीं सोचते हैं, कोई फायदा हुआ तो दे देना, लेंगे नहीं, मेरे पास खुद बहुत है यहां पर। अभी ये क्लियर है? तो ये लिख दिया तुम लोग AS9 वाला। अब दिमाग में AS9 हमेशा दिमाग में रहेगा कि भाई जब तक क्या नहीं आ जाए, पैसा की सर्टेनिटी, डोंट बुक। और शुरू में ही सेल करते समय अगर क्या था, अनसर्टेनिटी, तो बुक के पोस्टपोन टिल द टाइम सर्टेनिटी कम। मक्खन एकदम। तो भाई ऑकरेंस चेक कर रहे हो। अब देखो ऑडिट में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, समझ तो गए हो लेकिन घर जाकर के नहीं पढ़ोगे तो ट्यूशन को कोई फायदा नहीं हो। घर जाकर के थोड़ा तो पढ़ लो। बताओ अभी 2 मिनट पढ़ोगे हो जाएगा ये, बिना देखे बताओ यार ऑकरेंस कैसे चेक करोगे, पूरा दिमाग बढ़ा दिया। सिंगल सेल इनवॉइस शुड नॉट बी रिकॉर्डेड ट्वाइस। सिंगल सेल इनवॉइस शुड नॉट बी रिकॉर्डेड ट्वाइस। कैंसिल्ड इनवॉइस शुड नॉट बी रिकॉर्डेड। सिंगल सेल कहीं इनवॉइस जो है 2 बार तो एंट्री नहीं हो गया, कैंसिल्ड इनवॉइस का तो एंट्री नहीं हो गया। fictitious debtor, check the fictitious debtor by doing external confirmation. सेल ऑन अप्रूवल, पहले तो वो बोल देना गुड्स अगर शिप हुआ है विदाउट कस्टमर्स कंसेंट तो नहीं हो गया। एक सेकंड, सिंगल सेल 2 बार एंट्री नहीं होना चाहिए। कैंसिल इनवॉइस तुम अलग से लिखना, सिंगल सेल अलग से लिख और कैंसिल वाला अलग से लिख। सिंगल सेल इनवॉइस 2 बार नहीं होना चाहिए, कैंसिल सेल इनवॉइस रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। फिक्टिशियस डेटर नहीं होना चाहिए, वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन पता चलेगा। गुड्स, इफ गुड्स हैव बीन शिप्ड दे शुड हैव बीन शिप्ड बाय द कस्टमर्स कंसेंट। If the goods have been sold on approval period, if the goods have been sold on approval period and approval period has not yet expired, it should not be booked as sale. If there is uncertainty about collection of revenue, postpone the recognition. Sale नहीं मानने देंगे। मक्खन। फिर this point is not required, contingent contract का बात कर रहा है, बकवास। Review sequence of sales invoice. बेटा हम तो सारा पॉइंट लिख करके रखे हैं, तुम समझो। तना टन टन देख रहे हो, तुम इसमें से 4-4, 5-5 तो करने का टारगेट रखो। रिव्यू सीक्वेंस ऑफ सेल्स इनवॉइस समझ में आ रहा है क्या? मतलब सेल्स इनवॉइस 141 बीच का 140 क्या किया रे, गायब कर दिए, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। सीक्वेंस होना चाहिए सेल्स इनवॉइस का। क्या होना चाहिए? जर्नल एंट्री को एक बार रिव्यू कर लेना फॉर अनयूजुअल ट्रांजैक्शन। एक तो रिव्यू सीक्वेंस ऑफ क्या बताओ, सेल्स इनवॉइस, और जो अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है उसका जर्नल को रिव्यू कर लेना। रिव्यू जर्नल एंट्री फॉर क्या बताओ ना, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन। जैसे 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 अनयूजुअल ट्रांजैक्शन क्या हो सकता है, जो आइटम तुम नॉर्मली बेचते नहीं हो, आई रिपीट, जो आइटम तुम नॉर्मली उसको तुमने बेच दिया तो हम उसको रिव्यू करेंगे। नॉर्मली तुम रॉ मटेरियल खरीद करके फिनिश गुड बनाता है, लेकिन तुमने रॉ मटेरियल बेच दिया, कुछ गड़बड़ हो सकता है यार। तुम रॉ मटेरियल खरीदा फिनिश गुड बनाने के लिए, तुमने इसको बेचा क्यों? चोर हो, फ्रॉड हो, सीधा बोल देंगे। ये कुछ कारण होगा, इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये यूजुअल रॉ मटेरियल बेचना इसके लिए यूजुअल है कि अनयूजुअल है? ये फ्रॉड है कि नहीं? नहीं है, चेक करना पड़ेगा। ऑडिटर को बोला चेक करो, तो फिर मैंने क्लाइंट से पूछा, क्लाइंट ने बोला ये रॉ मटेरियल ना बाबू सड़ गया था, उसका फिनिश गुड नहीं बनता इसलिए बेचना पड़ा। सड़ गया था उसका, मेरे को क्वालिटी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट दिखाओ रॉ मटेरियल का।
तो फैक्ट्री मैनेजर से अपना इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट भी दिखा रहा है, देखिए रॉ मटेरियल फैक्ट्री मैनेजर ने इंस्पेक्टर के बताया सर ये इट इज नॉट फिट फॉर मेकिंग फिनिश गुड दैट इज व्हाई वी सोल्ड इट, सब ठीक है। समझाया? सेल्स का जो जर्नल है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी चेक करोगे ना, बस सेल का एंट्री है, सेल का एंट्री कहां से चेक करोगे बताओ? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अरे कुछ इनवॉइस का कॉपी रहा होगा ना, कैसे बच्चे हैं? आज आप लोग मेरे को फीस देते हैं तो हम लोग आपको एक कॉपी रख देते होंगे और एक कॉपी अपने पास भी तो रखते होंगे, समझा क्या? रेशियोज वगैरह चेक करेंगे, सुनो ना, सेल्स रिटर्न रेशियो चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे? सेल्स रिटर्न रेशियो चेक करेंगे और इसको कंपेयर करेंगे पिछला साल का सेल्स रिटर्न रेशियो के साथ, और अगर ड्रास्टिक डिफरेंस है आई विल इन्वेस्टिगेट द कॉजेस। इस बार का सेल्स रिटर्न रेशियो जो है ना, आपका सेल्स रिटर्न रेशियो आपने दिखा रहा 40%, पिछला बार तो आपका 2% था, लास्ट बार सेल्स रिटर्न रेशियो 2% था, इस बार 40%। क्या हुआ है? हम बताएं क्या हुआ है? हम बताते हैं तुमको क्या हुआ है। इस बार तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेशर था कर्मकांड करने का। तुमने क्या किया होगा, जिस क्वार्टर में तुमको प्रॉफिट बढ़ाना होगा, जिस क्वार्टर में तुमको प्रॉफिट, तुम क्या बुक कर दिया? सेल सेल सेल, बिना कस्टमर लोग से पूछे उनके गोडाउन में माल भेज दिया। कस्टमर लोग को बोला रुके ना, 1-2 दिन बाद उठा लेंगे। क्वार्टर 1 मान लो तुम्हारा अप्रैल से जून चल रहा था, अप्रैल से तुम बेटा क्या किया? 30 जून को माल डिस्पैच कर दिया कस्टमर को बिना उसे पूछे, फिर 1 जुलाई को उठा लिया। सेल्स रिटर्न, सेल किया, सेल्स रिटर्न, तो उस क्वार्टर में तो तुम सेल दिखा दिया, उस क्वार्टर का तो प्रॉफिट अच्छा आ गया, यो राम। तो इसलिए तुम्हारा सेल्स रिटर्न इस बार 40% आया, लास्ट बार तो 2%। तो ऑडिटर को ऐसा बुद्धि लगाना पड़ता है। तुमको क्या लगता है ऑडिटर ऐसा होगा? बीकॉम वाला बच्चा की तरह ऐसे करेगा? परचेज का बिल, परचेज का अमाउंट, सेल का बिल, सेल का अमाउंट मैच कर गया। अरे ये सब खोपड़ी लगाना पड़ेगा, जो 99% ऑडिटर लोग नहीं लगाते, क्योंकि उनको आता ही नहीं है। 99% ऑडिटर्स इन प्रैक्टिस ये सब नहीं करते, आता ही नहीं है। कसम खा करके बोल रहे हैं सब नहीं आता लोगों को। मेरे बहुत सारे दोस्त ऑडिटर, उनको ये सब कुछ नहीं आता, नथिंग। चल रहा भगवान भरोसे ऑडिट, तभी तो जितना भी स्कैम होता है, जितना भी फ्रॉड होता है, कोई रोक कहां, ऑडिटर कहां रोक सकता है? आर्टिकल शेप वाला बच्चा को खड़ा करो, तुम्हारा कौन सा रेशो निकाला बता? मां सरस्वती देख रही है, अरे बोलो ना। हाँ, ज्ञानबाजी मत करो। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बनता है ऑडिट खत्म होने के बाद, जहां तुम खाली रेशियो जो है ना कैलकुलेटर में निकाल करके, कंप्यूटर में निकाल करके लिख देता है, तुम उससे कुछ ऑडिटिंग स्टेप्स नहीं लेते हो। डू यू टेक एनी ऑडिटिंग स्टेप्स? और यहां बात हो रहा है कि ऑडिट करते दौरान सेल्स रिटर्न रेशियो चेक करो, कंपेयर करो पिछले साल के साथ, अगर डिफरेंस है तो इन्वेस्टिगेट करो कॉज। सुना करना ये सब, ये अपन पक्का चेक करेगा। सेल्स रिटर्न रेशियो, हाँ ये सब पक्का चेक करना। कैलकुलेट सेल्स रिटर्न रेशियो, सेल्स रिटर्न टू सेल मतलब तो सेल्स रिटर्न रेशियो है बाबा। सेल्स रिटर्न रेशियो मतलब ऊपर कौन, सेल्स रिटर्न, नीचे कौन, एंड कंपेयर इट विद किसके साथ, प्रीवियस ईयर, एंड नोट डाउन द रीजन फॉर इंक्रीज डिक्रीज। और अगर सेल्स रिटर्न हुआ है तो क्रेडिट नोट से चेक करना, जब भी सेल रिटर्न होता है ना तो क्रेडिट नोट मिलता है। कैसे बच्चे हैं यार, नहीं कैसे बच्चे, कैसे हैं? आज मैंने पार्टी को माल बेचा, ए को माल सेल किया, ए माल क्या कर दिया, सेल्स रिटर्न, नहीं समझा? तो क्रेडिट नोट मेरे को इशू करना पड़ेगा, समझा? क्रेडिट नोट यानी आपका ए का जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस मान लो चल रहा था 100 लाख, क्रेडिट नोट 20 लाख का है, तो 20 लाख रुपया कम हो जाएगा। मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस ए का कितना चल रहा था, 100 लाख, डेबिट था कि क्रेडिट था? अभी बाहर भेज देंगे, गलत बोल, 100 लाख डेबिट था कि क्रेडिट था? आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ ए, क्या क्वेश्चन?
ए का आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो था वो डेबिट बैलेंस था कि क्रेडिट बैलेंस? डेबिट ना। और 20 लाख का मैंने क्रेडिट नोट इशू किया तो वो 20 लाख माइनस हो जाएगा। अब मैं ऐसे कितना मांगूंगा? 80। मक्खन, जनरली अगर कैश सेल होता है क्या होता है? तो आए आए बट कैश कभी ना जाए, ऐसा हर बिजनेस का पॉलिसी रहता है। कैश सेल होता है ना और वो माल वापस कर देता है ना हम लोग को, तो हम लोग उसको फिर भी क्रेडिट नोट ही देते हैं, पैसा वापस नहीं करते हैं प्रैक्टिकली, कुछ और ले लीजिएगा। कैश आ गया हम लोग के पास, माल भी आ गया, सेल्स रिटर्न हो गया, तो कैश दे दें क्या उसको कि क्रेडिट नोट इशू करेंगे? क्रेडिट नोट इशू कर दिए कि आप फ्यूचर में कुछ और माल ले लीजिएगा। तो ना हर बिजनेस का ही नियम है। अरे बोलो ना, पक्का। जैसे तुम शॉपर स्टॉप पेंटालून में जाता है, कुछ सामान खरीदता है, कुछ सामान खरीदते हो, हाँ, तो तुम तो कैश दे दिया। अब मान लो सामान कपड़ा तुम वापस कर रहे हो, वो तुमको पैसा वापस देगा, वो क्रेडिट नोट पकड़ा देगा, कुछ और ले लो। तो चेक द सेल्स रिटर्न विद किससे बताओ ना? क्रेडिट नोट से चेक कर लो, स्टॉक रेशियो से चेक कर लो, है ना? बस वहीं तक। ऑकरेंस का फटाफट फटाफट एक बार रीड कर लो ऑकरेंस का। पढ़ने का एक्टिंग मत करो, अभी पूछेंगे। कम से कम 7 पॉइंट ऑकरेंस का याद करो। आई थिंक इट्स डन। अरे सारा पॉइंट एग्जाम में याद रखना असंभव है, असंभव है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? बट तुम अगर कंसेप्ट समझ गया है तो तुम 5-6 पॉइंट खुद से लिख सकोगे। बताओ ऑकरेंस में सेल का ऑकरेंस चेक करना है ना, तो सेल का ऑकरेंस, एक इनवॉइस 2 बार एंट्री नहीं हुआ, फेक इनवॉइस का एंट्री होना ही नहीं चाहिए। फिक्टिशियस डेटा चेक कर लेंगे, गुड्स भेजा गया है तो कंसेंट से भेजा गया हो, गुड्स शुड हैव बीन शिप्ड विद द कंसेंट ऑफ द कस्टमर, unearned revenue should not be recorded, unearned revenue should not be recorded, example sale of goods on approval period and approval period not yet expired. If there is an uncertainty about recognition of revenue, postpone the recognition, ये बोलता है AS9, इसको लिखना पड़ेगा एग्जाम में AS9 वगैरह। ओके, check the invoice number is sequentially numbered, sequentially क्या होना चाहिए? numbered. Check the journal entry for unusual transaction and check it from the supporting documents. रेशियो तो हमेशा चेक करना है। चेक द सेल्स रिटर्न रेशियो एंड कंपेयर इट विद द लास्ट ईयर एंड फाइंड आउट द रीजन ऑफ डिफरेंस एंड चेक द सेल्स रिटर्न विद द क्रेडिट नोट इशूड एंड इनवॉइसेस। कितना तो पॉइंट हुआ टोटल? हाँ जी,
11 जो भी है, 10-11 पॉइंट जो भी है, आप 6 याद कर सकेंगे? 6 ठो करेंगे कि हो गया है? ऑकरेंस हो गया। अब आ जाओ कंप्लीटनेस में। कंप्लीटनेस में ऐसे करके लिखो, इट मीन्स टू चेक whether all sales have been recorded or not. It means to check whether all actual sales have been recorded or not. It means to check whether all actual sales. It means to check whether all actual sales have been recorded or not. It means to check whether all actual sales have been recorded or not. It means to check whether all actual sales have been recorded or not. Perform cutoff test to ensure. Perform cutoff test to ensure that revenues are recognized in the current period and the sales were not tampered towards the period end. Revenues should have been recorded in the. Revenues should have been recognized in the current period. है ना? Revenue should have been recognized in the current period and sales not tampered towards the period end. कट ऑफ टेस्ट बारीकी से नेक्स्ट क्लास में आएगा, अलग से कट ऑफ प्रोसीजर बोल करके टॉपिक है मेरे मैट में। देखिए, देखा कट ऑफ अरेंजमेंट, बोलो ना। बट एक बार सिंपल भाषा में अगर तुमको कट ऑफ टेस्ट समझाए तो कट ऑफ टेस्ट का मतलब होता है जिस पीरियड का सेल था, जिस पीरियड में सेल, उसी पीरियड में बुक होना चाहिए। ऑब्वियस बात है ना, नहीं तो तुम लोग प्रॉफिट मैनिपुलेट करने के लिए समझ में आ रहे क्या करेगा। क्वार्टर 1 का प्रॉफिट को अगर घटाना है, क्वार्टर 1 का प्रॉफिट को, तो क्वार्टर सेल हुआ, क्वार्टर 1 में जो सेल हुआ Q2 में ट्रांसफर कर देगा, बोलेगा Q2 में हुआ। समझ में ही नहीं आ रहा है, समझा? या फिर अगर क्वार्टर 1 का प्रॉफिट को, तो Q2 का जो सेल है वो प्रीपोन कर देगा। समझो सर, Q2 का प्रीपोन कैसे होगा सर? अरे मेरे गांजा, क्वार्टर 1 अप्रैल से लेकर के क्या है जून, तो क्या 30 जून को बन जा रहा है क्या? हाँ, 45 डेज का टाइम मिलता है। लिस्टेड कंपनीज को कितना दिन का टाइम मिलता है? 45 डेज का टाइम मिलता है हर क्वार्टर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी करने में। तो सोच, 14 अगस्त का टाइम है, 15 अगस्त को नेशनल हॉलिडे है ना बेटा, जून खत्म हुआ तेरा, जुलाई अगस्त, 14 अगस्त का टाइम है। तो क्वार्टर 2 का जुलाई का महीना का सेल Q1 में बुक कर देना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। जुलाई महीना क्या कब है, Q1 की Q2? जुलाई महीना बिलोंग्स टू, तो जुलाई में Q2 में सेल हो चुका होगा। अभी तक Q1 बना है कि नहीं बना है? Q1 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो जुलाई का प्रीपोन कर देंगे, इसमें डाल देंगे। तो ये सब ना हो इसके लिए मेरे को कट ऑफ टेस्ट करना पड़ता है। कट ऑफ टेस्ट मतलब मेरा खाली यही टारगेट रहता है देखना कि जिस पीरियड का सेल है उसी पीरियड में बुक हुआ है ना, प्रीपोन भी नहीं होना चाहिए, पोस्टपोन भी नहीं होना चाहिए। तो वही बोल रहा है, कट ऑफ टेस्ट से क्या हासिल होगा? कट ऑफ टेस्ट से ये हासिल होगा, मेरे को पता चलेगा रेवेन्यूज आर रिकॉग्नाइज्ड इन द करेंट अकाउंटिंग पीरियड एंड सेल्स वर टेम्पर्ड की नॉट टेम्पर्ड, सेल्स वर नॉट टेम्पर्ड टुवर्ड्स द पीरियड। पक्का? बढ़ो आगे। फिर ये भी कट ऑफ टेस्ट की बात कर रहा है, नॉट रिक्वायर्ड। फिर बढ़ो, ये जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था, ऑडिटर विल ऑल्सो हैव टू सी क्रेडिट नोट इशूड आफ्टर द अकाउंटिंग पीरियड। हाँ, इसको ध्यान से देखना। मान लो अगर हम पूरा फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए मेरे को ऑडिटर रखा, फाइनेंशियल ईयर 1920 का हम ऑडिट कर रहे हैं। एक बात होता, अगर हम पूरा फाइनेंशियल 19-20 का ऑडिट कर रहे हैं तो 19-20 में करेंगे कि 20-21 में? फाइनेंशियल ईयर 1920 के हम ऑडिटर है, तो ऑडिट तो 20-21 में करेंगे ना बेटा। हम 19-20 का ऑडिटर है, आ गए 19-20 में ऑडिट करने, दिखाओ बैलेंस शीट पीएल 19-20 का। बोला चलो मिलकर बना लेते हैं, होना जो है होना है, बोले बना लेते हैं, तो फ्रॉड माना जाएगा। तो 19-20 का ऑडिट कब होगा? हाँ, अरे 19-20 का ऑडिट तो 20-21 में होगा ना, पक्का। 19-20 का ऑडिट कब होगा? 20-21। अब 19-20 में धनाधन क्या दिखा रहा है? सेल 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 बहुत सारा दिखा रहा है। अब अगर ऑडिटर गोगा बाबू रहा, गोगा बाबू, वो तो खाली 19-20 का ऑडिटर अपने आप को समझ, वो तो खाली 19-20 का ऑडिट करेगा। इसलिए बोला जा रहा है
ऑडिटर लोग 19-20 का ऑडिट करो, बट ठीक 19-20 के बाद का कुछ महीनों का चेक करना, क्रेडिट नोट चेक कर लेना, कितना क्रेडिट नोट क्लाइंट ने इशू किया। क्रेडिट नोट क्लाइंट कब इशू करेगा? सेल्स रिटर्न। और चेक करना वो जो सेल्स रिटर्न हो रहा है क्या वो 19-20 का ही था, तो हो सकता है वो वाकई में सेल हुआ ही नहीं हो। प्रॉफिट बढ़ाने के लिए सेल दिखा दिया और फिर रिवर्स कर दिया नेक्स्ट ईयर सेल्स रिटर्न दिखा करके। तो क्रेडिट नोट अच्छे से चेक करना, जिस कस्टमर को क्रेडिट नोट इशू है उसके साथ एक्सटर्नल क्या करना, कंफर्मेशन। हाँ मिस्टर ए, क्या बात है 19-20 में आपको मेरा क्लाइंट ने 500 करोड़ का माल भेजा था, आपने पूरा का पूरा माल वापस कर दिया, क्या बात है, कुछ तो रखते। बोला तुम्हारा क्लाइंट जो है ना जबरदस्ती भेज दिया था। बोला 1 दिन के लिए रखो, तो मैंने पनाह दिया था। ओ थैंक यू मिस्टर ए। हटा इस सेल को। नहीं समझा रहे? समझा रहा है? तो अगर तुम रियल लाइफ में 19-20 को ऑडिट करने जाओगे, क्या 19-20 का खाली सेल चेक करोगे? 20-21 का अर्ली पीरियड्स का, 20-21 में अर्ली पीरियड्स का, 20-21 का अर्ली पीरियड मतलब जनवरी बोल लें, थैंक यू, अप्रैल बोल लें, अरे 20-21 का, हाँ अरे 19-20 का तुम ऑडिटर है तो तुम 20-21 का अर्ली, 20-21 कब से चालू होगा? अप्रैल से। तो थोड़ा अप्रैल मई जून में क्रेडिट नोट जो इशू है उसको चेक कर लेना, कहीं वो रिवर्सल ऑफ द सेल तो नहीं था, और चेक करना पुराना सेल कहीं घोस्ट सेल तो नहीं था। घोस्ट सेल मतलब फिक्टिशियस, भूतिया सेल। अरे भूतिया सेल नहीं समझ में आता, फिक्टिशियस, घोस्ट सेल। घोस्ट होता है कि फिक्टिशियस है? पढ़ो। ऑडिटर विल ऑल्सो टू सी क्रेडिट नोट इशूड आफ्टर द अकाउंटिंग पीरियड, क्योंकि समटाइम्स सेल्स टीम्स और सेल्स पर्सनल लोग जो रहते हैं ना, सेल्स टीम को तो अपना टारगेट अचीव करना है ना, नहीं तो मालिक बंबू कर देगा। तो सेल्स टीम क्या करता है, मेक फिक्टिशियस और घोस्ट सेल बिफोर द ईयर एंड टू मीट द परफॉर्मेंस टारगेट एंड देन कैंसिल आउट द सेल विद द पोस्ट ईयर एंड क्रेडिट नोट। समझ में आया? सेल्समैन लोग टारगेट अचीव करने के लिए जो सेल 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 कर देता है और फिर क्रेडिट नोट इशू देकर रिवर्स कर देता है, तो ये सब नहीं हो। शिपिंग डॉक्यूमेंट से सेल जर्नल चेक करना है, वो तो रिपीट वाला पॉइंट है, मार्क कर लो। चेक वेदर क्वांटिटीज अपीयरिंग द सेल्स रजिस्टर नॉट। अरे भाई क्वांटिटी भी तो चेक करोगे, जो सेल्स रजिस्टर है खाली उसमें सेल का वॉल्यूम रहेगा, सेल्स का फिगर रहेगा कि वॉल्यूम भी रहेगा? वॉल्यूम मतलब क्या, क्वांटिटी, और फिर जीएसटी रिटर्न से मिला लेना। रिव्यू, ये सेल्स टैक्स सर्विस टैक्स रिटर्न जो है ना, इसको लिख दो रिव्यू जीएसटी रिटर्न्स। आजकल तो घपलाबाजी का कोई चांस ही नहीं रहा, जितना तुम सेल कर रहा है तुमको हर महीना जीएसटी रिटर्न लगाना पड़ रहा है। तो नया मंथली जीएसटी रिटर्न का फॉर्म बताओ, 3B मंथली जीएसटी रिटर्न 3B लगाना पड़ रहा है, कैसे बच्चे हैं? तो नया, तो ये अच्छा चीज हो गया ना। तो रिव्यू जीएसटी रिटर्न एंड इंश्योर द सेम आर रिकंसाइल्ड विद पीएल। पीएल में जितना तुमने सेल दिखाया है, ए बेटा पीएल में जितना तुमने उतना ही जीएसटी रिटर्न में है ना। सर आप क्या गांजा ले लिए? पीएल में थोड़ी ना सेल दिखाते हैं। ओ सॉरी, कहां दिखाते हैं? माय फुट सॉरी, कंपनी जो है ना खाली पीएल ही बनाता है। उम्र बीत गया, ज्ञान नहीं बढ़ा, वही मोदी खाना का दुकान सोच रहे हो। कंपनी ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाता, कंपनी क्या बनाता है? बढ़ो। कंप्लीटनेस बहुत सिंपल था, कंप्लीटनेस एक बार वापस से पढ़ लो। कंप्लीटनेस में हम लोग को कट ऑफ टेस्ट लगाना है ताकि पता चले recognized revenue is been recognized in the correct period. The revenue recognized in the correct period. Perform the cutoff test to ensure that the revenue has been recognized in the current period. और फिर credit note check कर लेना, which has been issued immediately after the end of the accounting year. Credit note check कर लेना, issued immediately after the end of accounting year because sales team may pass ghost entry to meet the performance target. फिर तो shipping document check करना है, quantity check करना है और GST return. लास्ट का 3 चीज बताओ क्या क्या चेक करना है?
शिपिंग डॉक्यूमेंट चेक करना है, क्वांटिटी इन द सेल्स रजिस्टर एंड जीएसटी रिटर्न। तो वो सब वर्ड्स को एक बार गोला कर दो ताकि याद रहे। क्वांटिटी चेक करना है, शिपिंग डॉक्यूमेंट चेक करना है, जीएसटी रिटर्न चेक करना है, बस। लास्ट का 3 पॉइंट क्या क्या था? शिपिंग डॉक्यूमेंट, क्वांटिटी, जीएसटी रिटर्न। मेजरमेंट में आ जाओ। मेजरमेंट मतलब क्या हुआ? अमाउंट। इतना देर से हम लोग बोल रहे थे रिकॉर्डिंग होना चाहिए कि नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या चेक किए? जो रिकॉर्ड हुआ है वो हुआ है कि नहीं। फिर हम लोग चेक किए जो हुआ है वो रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। नाउ इट्स द टाइम टू चेक द अमाउंट। सही अमाउंट पर रिकॉर्ड हुआ है ना भाई? ऑल सेल्स आर एक्यूरेटली मेजर्ड। मेजरमेंट मतलब क्या चीज का? अमाउंट। लिख दो अमाउंट। ऑल सेल्स आर एक्यूरेटली मेजर्ड एज पर एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एएस वगैरह फॉलो हुआ है ना सेल को प्रॉपर्ली मेजर करने में, खास करके जब एक्सपोर्ट होता है। और क्या होता है बताओ ना? एक्सपोर्ट सेल, बाप रे बाप। इतना सा याद कर लोगे क्या? एक्सपोर्ट सेल में कंसिडर एक्सचेंज गेन लॉस अराइजिंग फ्रॉम सेल। एक्सप्लेन करें? शुड आई एक्सप्लेन? 5-7 मिनट लग जाएगा। ये बेटा हो तो गया। इफ देयर इज एनी एक्सपोर्ट, कंसिडर द एक्सपोर्ट गेन और लॉस। वाओ। अगर एक्सपोर्ट हुआ है तो एक्सपोर्ट का गेन लॉस अराइजिंग फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज, उसको चेक करना। क्या है ये एक्सचेंज गेन लॉस? क्या है सर ये? आप ठीक से बताइए सर। तुम नहीं भी पूछेगा तो मैं ठीक से बताएगा। देख, हाँ कौन बोल रहे हैं? S11 आज उठो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 जिन लोग चिल्ला जा रहा है, फुल हैंड। AS11 जिन लोग चिल्ला रहा है, आप सही हैं। इसका AS11 है। देखो यहां पर क्या है, देखो इधर देखो। पूरा एक्सपोर्ट करके हम बता रहे हैं कैसे एंट्री होता है, अकाउंटिंग कैसे होता है। मान लो तुमने $1,00,000 का माल बेचा। मैं माल बेच रहा हूं अमेरिकन को, तो मैं माल अगर बेच रहा हूं अमेरिकन को, मैं उसको रुपया बताऊंगा कि डॉलर बताऊंगा? सुनना। तो मैंने माल बेचा कितना लाख डॉलर में? $1,00,000। मान लो से फॉर एग्जांपल 5 नवंबर को, 5 नवंबर 2020 को उसका पेमेंट आया। मैंने $1,00,000 का माल बेचा। अरे बोल ना। $1,00,000 का माल मैंने बेचा। उस भाई साहब का पेमेंट आया है 1 मार्च 2020 को। कब पेमेंट आया बताओ? 1 मार्च 2020 को उसका पेमेंट आ गया। मान लो उसका पेमेंट से फॉर एग्जांपल आया, क्या चीज? सॉरी, उसका पेमेंट, मेरा गलती होता है तो हम सॉरी बोल देते हैं। उस बार हम 90-80 बोले थे, 198। ये बचा गया। तुम तो सटा हुआ था रे, 198 बोले थे ना, तो सटा हुआ बैठा। हम वीडियो देखेंगे। 1 मार्च 21 को $60,000 रिसीव हुआ। रिसीव, बाद बाकी रिसीव नहीं हुआ, पड़ा हुआ है, बाद में आएगा। अब इसका अकाउंटिंग कैसे होगा? बैलेंस कितना बचा रहे? जिस दिन माल बेचा गया उसको बोलता है स्पॉट रेट। यू विल हैव टू बुक द ट्रांजैक्शन एट द स्पॉट रेट। रिपीट, बुक द ट्रांजैक्शन एट स्पॉट रेट। पूरा बोलो, बुक द ट्रांजैक्शन एट स्पॉट रेट। अच्छा, माल बेचने का एंट्री क्या होता है? डेटस टू सेल। मान लो इस दिन $1 का भाव से फॉर एग्जांपल 70 रुपया चल रहा था, तो मैंने $1,00,000 का माल बेचा ना, इनटू कितना कर देगा बता? 70। तो डेटर टू सेल। अपने डॉलर थोड़ी ना खेलेंगे, अपने तो रुपया वाले हैं, और अपने तो रुपया वाले रे। डेटर टू सेल 70 लाख। बुक द ट्रांजेक्शन एट विच रेट? स्पॉट रेट। अब $60,000 मिला। अब सुनो, हड़बड़ाओ मत। कितना डॉलर मिला?
उस दिन डॉलर का भाव बढ़ करके हो गया था बल्ले बल्ले 72 रुपीज। तो मेरे बैंक में जो रुपया हिट करेगा वो तो $60,000 72 के भाव पर हिट करेगा। टू डेटर जो होगा ना वो 60,000 इंटू 70 कैंसिल करना पड़ेगा मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने डेटर तो 70 पर बुक कर रखा है। तुमने डेटर कितना रखा है सर, भले ही डॉलर का दाम बढ़ गया, कितना हो गया 70, तुम्हारे बैंक में 72 पर डॉलर हिट कर रहा है, बट तुम्हारा डेटर तो 70 पर बुक है ना, तो तुमको 70 से कैंसिल करना पड़ेगा। जो बच्चा वो फेफ है। फेफ का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, मतलब जो $60,000 का 2 रुपया करके बढ़ा वो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। बच्चा कितना डॉलर बताओ, $40,000, और उस दिन मान लो डॉलर का भाव हो गया था 75 रुपया। कितना रुपया हो गया था? तुमने डेटर को कितना पे बुक कर रखा है? 70 पे। उसमें से $60,000 का डेटर 70 पे कैंसिल हो गया। बच्चा तेरा $40,000 का डेटर है। ये $40,000 का डेटर तुम्हारा 70 पे बुक किया हुआ है कि 72 पर? 70 पर। 70 पर। ईयर एंड जब आ जाता है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 बोलता है कि जब ईयर एंड आ जाता है आपको जो क्लोजिंग डेटर है उसको क्लोजिंग रेट पर बुक करना पड़ेगा। क्लोजिंग रेट क्या चल रहा है तो आपको 75 पर बुक करना पड़ेगा। 70 तो ऑलरेडी किया हुआ है, और बढ़ा दो कितना, 5। तो डेटर बढ़ेगा कि घटेगा? डेटर को बढ़ा दो 5 रुपया से, तो डेटर तो वही फेफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन 40,000 इंटू 5। अगर यही चीज तुम्हारा मान लो 69 हो जाता, तुम्हारा बुक किया हुआ 70 पर 69 हो जाता अगर, तो 1 रुपया से घटाना पड़ता। कितना डॉलर को? अरे कितना डॉलर को? $40,000 को 1 रुपया से घटाना पड़ता। एंट्री क्या हो जाता? फेफ टू डेटर। अभी बढ़ गया तो डेटर टू फेफ। इसी दिन सर कर देते नहीं, क्लोजिंग डेटर हमेशा ईयर एंड वाले रेट पर वैल्यू होता है। क्लोजिंग डेटर कब वैल्यू होगा? तो ये सब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? और फिर बोला कि ये जो फेफ रहेगा ना, ये फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन तुम्हारा ऑपरेटिंग इनकम है कि नॉन ऑपरेटिंग? AS11 वाले जिन लोग अभी उछल रहा था, कहां गया AS11? रुक जाओ, हाथ जोड़ो जिन लोग का AS11 हो रखा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 जिन लोग का हो रखा है, चल बता। ये फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन इनकम है, क्रेडिट हो रहा है, इनकम है, समझ में आ रहा है? ये मेरा ऑपरेटिंग इनकम है कि नॉन ऑपरेटिंग? ऑपरेटिंग वाला, ऑपरेटिंग कौन बोला था? उठाओ। तुम ऑपरेटिंग बोला, झूठ मत बोल। तुम क्या बोला, ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग? तुम? आंसर इज ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग। तुम लोग को जरा सा भी अकाउंट्स का ज्ञान नहीं है और ऑडिट करना है, बहुत दिक्कत होता है मेरे को। ऑडिट उन लोग को पढ़ाया जाता है जिनको अकाउंट्स आता है। तुमको डेस्क पहले अकाउंट समझाओ, फिर उसको ऑडिट समझाओ। 20-20 हजार रुपया देते हो। बस क्या बोल रहा है? हाँ, ये फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन ऑपरेटिंग क्यों है? सुनो, AS3 पढ़ा हुआ है तेरा, कैश फ्लो। तो ऐसा बोलिए ना, कैश फ्लो AS3 थोड़ी ना याद रहेगा। AS3 कैश फ्लो पढ़ा हुआ है? हाँ, उसमें कैश फ्लो में क्या बोला गया है? ऑपरेटिंग आइटम क्या होता है? प्रिंसिपल, रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एंड आइटम्स रिलेटेड टू देम। तुम्हारा सेल जो है वो ऑपरेटिंग आइटम है, तो इससे रिलेटेड जो फायदा होगा वो भी क्या है? ऑपरेटिंग। अच्छा, और सिंपल करते हैं, टेक्निकल भाषा नहीं, एकदम गवार वाला भाषा में समझाते हैं। ये जो फॉरेन एक्सचेंज है, जिसका एक्सपोर्ट का धंधा है, उसके लिए एक बार होगा कि बार बार होगा? अब समझ में आया क्या हो रहा है? एक बार एक्सपोर्ट करके भाग जाएंगे? अरे जिसका एक्सपोर्ट का धंधा है उसका तो रोजमर्रा का जीवन है, तो रोज ही डॉलर का भाव तो रोज ऊपर नीचे होगा, तो उसके लिए तो रोज का काम है। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग लॉस माना जाता है उसके लिए, समझ आया? और पीएल में क्लोज कर दिया जाता है। कहां क्लोज किया जाता है? पक्का? तो फेफ टू पीएल। फिगर बता, फेफ टू पीएल का कितना? यहां 1,20,000 और यहां 2,03,20। फेफ टू पीएल 3,20,000। ये फेफ को पीएल में भेज दिया जाएगा। और ये फेफ क्या माना जाएगा? ऑपरेटिंग इनकम कि नॉन ऑपरेटिंग? ये ऑपरेटिंग इनकम माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अरे समझा क्या?
तो सेल वॉचिंग करना तो ये सब करना पड़ेगा ना, हमें ये सेल चेक करने, खाली बिल बिल मिलाएंगे। क्लियर? तो 5 पीएम कंजर्वेटिज्म सुने हो? हाथ उठाओ जो लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म सुना है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस, एंटीसिपेटेड लॉस शुड बी बुक्ड, एंटीसिपेटेड गेन्स इग्नोर। ये फॉलो होता है? AS 11 is a violation of it. Accounting Standard 11 violates principle of conservatism. ये देखो, ये तुम्हारा डेटर कितना पे बुक था? 70 पे, तो 72 हो गया जब कितना हो गया है बोलना, 72 हो गया। ये जो फेफ है ये रियलाइज्ड है, क्योंकि ये सच में रुपया मिला है, ये तो रियलाइज्ड है। बट ईयर एंड में जो तुम्हारा 75 हो गया, तुम 5 से बढ़ा दे रहा है, ये रियलाइज है कि अनरियलाइज है? अनरियलाइज है। यो रामा, सुनाया? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना, अगर कुछ बोल दिया स्पेसिफिक के ऊपर तो वो प्रिवेल करेगा ओवर जनरल रूल। कंजर्वेटिज्म में स्पेसिफिक रूल की जनरल रूल, एंड AS 11 इज अ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, इट ऑलवेज ओवरराइड जनरल स्टैंडर्ड। सो इफ समवन आस्क यू एवर इन योर लाइफ, इन योर इंटरव्यू, कि कंजर्वेटिज्म का कोई एक्सेप्शन है क्या? ना ना नो, ऑल एंटीसिपेटेड लॉस बुक, एंटीसिपेटेड गेन इग्नोर। अरे गांजा एक्सेप्शन है, ये तो चपरासी को भी पता है कि एंटीसिपेटेड लॉस को बुक करना, एंटीसिपेटेड गेन को इग्नोर करना है। तो जो इंटरव्यू देने जा रहा है ना, तो उसके चपरासी को भी पता है, कुछ नया पता है। एक्सेप्शन है, हाँ एक्सेप्शन है AS 11 में, कि यहां पर जो अनरियलाइज गेन है ईयर एंड में डेटर को बढ़ाने के कारण, वो भी हम लोग बुक कर देते हैं फेफ में और फेफ को PL में। AS 11 पढ़ाई किया है, ये सब सुना होगा AS 11 में कंजर्वेटिज्म का एक्सेप्शन वगैरह। हाँ क्या? अब इसको कॉपी करो यहीं पर एज इट इज, कि रहने दो, छोड़ो, कर ले बाबू, जो गरीब लोग को मिल जाए। देखो एज इट इज यहां पर कॉपी कर लो। पांच 11 20 से कॉपी करो फटाफट, 2 मिनट है।
टाइम्स अप। तो जब भी ऑडिटर देखेगा ना कि क्लाइंट ने क्या किया है, एक्सपोर्ट, क्लाइंट ने क्या किया है, तो उसका मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब क्या, अमाउंट, ये सारा मेजरमेंट ही तो हो रहा है ना। यू विल हैव टू मेजर द ट्रांजेक्शन एट विच रेट, स्पॉट रेट, measure the transaction at spot rate, then you'll have to measure the collections, and then at year end you'll have to measure the debtors. सेल्स ही तो पैदा हुआ है ना ये डेटर, बड़े क्या, ये सब एएस नंबर कौन सा था, क्या मेरे बच्चों ने लिख दिया एस 11? हाँ, तो हम लोग क्या चेक कर रहे थे, मेजरमेंट। मेजरमेंट में आपको चेक कर लेना है क्या चीज का मेजरमेंट, एक्सपोर्ट सेल। अच्छा, फिर ना जितना यूनिट सेल हुआ है उसको मल्टीप्लाई करके देख लेना यूनिट प्राइस से, जितना यूनिट सेल हुआ है मल्टीप्लाइड विद, देखो रिकैलकुलेट द प्राइसेस, रिकैलकुलेट द प्राइस, ठीक है, बस उतना ही, रिकैलकुलेट प्राइसेस। ट्रेस फ्यू ट्रांजेक्शन फ्रॉम इंसेप्शन टू कंप्लीशन, कुछ ट्रांजेक्शन को तो शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा देखो कि माल बेचा गया तो गुड्स का डिलीवरी हुआ, माल बेचा फिर डिलीवरी हुआ फिर पेमेंट आया, शुरू से लेकर के लास्ट तक सारा ट्रांजेक्शन को, शुरू से लास्ट तक कि फ्यू ट्रांजेक्शन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एग्जामिनेशन इन डेप्थ, इसका टेक्निकल नाम होता है एग्जामिनेशन इन डेप्थ। Auditor must understand client's operation and related gap. Gap क्या होता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, बोलो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो तुम्हारा क्लाइंट का ऑपरेशन समझो और उसका गैप, बस वहीं तक। फिर कंपेयर द सेल्स रेट अफेक्टेड विद रिलेटेड पार्टी एंड रिव्यू देम, कंपेयर रेट्स ऑफ रिलेटेड पार्टी एंड रिव्यू देम। बहुत बार रिलेटेड पार्टी लोग को इन लोग माल बेच देता है सेम नंबर की कम नंबर, तो वही हम लोग को रेट रिव्यू करना पड़ेगा कि आर्म्स लेंथ प्राइस पे हुआ था ना, आर्म्स लेंथ प्राइस मतलब मार्केट प्राइस, आर्म्स लेंथ प्राइस मतलब क्या होता है, सॉफ्टली स्पीकिंग आर्म्स लेंथ प्राइस मतलब मार्केट प्राइस। तो कंपेयर रेट ऑफ सेल अफेक्टेड विद रिलेटेड पार्टी एंड रिव्यू देम, है ना, अरे बोलो वैल्यू ऑफ सच ट्रांजैक्शन वर आर्म्स लेंथ, वैल्यू ऑफ सच ट्रांजैक्शंस वर एट आर्म्स लेंथ। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर आपको इंड एएस के हिसाब से करना पड़ेगा, शेड्यूल 3 के हिसाब से करना पड़ेगा। कुछ बच्चे बोलेंगे हम लोग के सिलेबस में तो इंड एएस है नहीं, सिलेबस में नहीं है इंड एएस, लेकिन लिख तो सकते हो, लिख तो सकते हो कि हाँ 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 इंड एएस फॉलो करेंगे। तो इंड एएस चेक करेंगे और क्या फॉलो करेंगे बताओ, शेड्यूल 3, इंड एएस एंड शेड्यूल 3। आप देखिएगा बहुत जल्द इंस्टीट्यूट जो है ना इंड एएस भी आपके सिलेबस में ले आएगा इंटर में, बहुत जल्द, अभी नहीं है, चिंता मत करो, लाना भी चाहिए। तो प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर तो बड़ा सिंपल है यार, कि डिस्क्लोजर जो हुआ है ना, ईच क्लास ऑफ गुड्स का आप सेल अलग दिखाएंगे, डिस्क्लोजर ऑफ ईच, डिस्क्लोजर ऑफ सेल ऑफ ईच क्लास ऑफ गुड, डिस्क्लोजर ऑफ सेल ऑफ ईच क्लास ऑफ गुड। पीवीआर एक आइटम बेचता है कि बहुत आइटम, पीवीआर क्या बेचता है, टिकट्स, फूड एंड बेवरेज, एडवर्टीजमेंट, अरे ये सबका उसको अलग अलग रेवेन्यू दिखाना पड़ता है। पीवीआर खाली ऐसा नहीं बोल सकता हाँ 500 करोड़, 500 करोड़ में टिकट बेच करके कितना आया, खाना पीना बेच करके कितना आया, एडवर्टीजमेंट का जो स्क्रीन था वो बेच करके कितना आया, नहीं समझ आया, तो उसको अपना पूरा ब्रेकअप दिखाना पड़ता है। सेल ऑफ ईच क्लास ऑफ गुड्स दिखाएं क्या,
ढूंढना पड़ेगा, क्या करें। ये रहा। पीवीआर सबसे ज्यादा किसे कमाता है? हाँ, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहां से कमाता है? टर्नओवर उसका टिकट्स का ज्यादा है, बट जो मार्जिन है ना, मार्जिन फूड एंड बेवरेज, मतलब प्रॉफिट उससे ज्यादा कमाता है फूड एंड बेवरेज से। भाई टिकट वो बेचता है 200 रुपया में, 100, 150, 250, तुम जैसा हम लोग जाएंगे तो 400 महंगा वाला। बट पॉपकॉर्न तो गरीब भी खाएगा, वो 300 रुपया के नीचे तो नहीं आता। पेप्सी 200 के नीचे, 250 के नीचे नहीं आता। तुम लोग देखिए पॉपकॉर्न वगैरह खाते हो, 10 रुपया का माल 300-400 में बेचता है वो। देखने से मैं बोलना, दिखे तो बोलना, अभी दिखेगा। दिखा क्या? ये देखो, छोटा देखिए, मैंने पीवीआर का एनुअल रिपोर्ट खोला आपके लिए, 18-19 वाला। ये देखिए, इसको अपना अलग अलग करके दिखाना पड़ता है, जो मैं बोल रहा था ना। अरे बोलो ना यार। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ मूवी टिकट इतना। अरे कितना, उससे तुमको क्या मतलब है? तुम कौन सा उसका कुछ है? सेल ऑफ फूड एंड, देख रहे हो कितना नजदीक है सेल ऑफ फूड एंड बेवरेज। तो खाली सेल दिखाने से हो जाएगा कि बाइफरकेट करके दिखाना होगा? एडवर्टीजमेंट, अच्छा कन्वीनियंस फीस भी तो सेल में आता है। तुम अगर ऑनलाइन बुक करता है तो खाली टिकट का दाम लगता है कि प्लस 50-60 रुपया लगा देता हूँ, और अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू पता नहीं क्या चीज का लेता होगा। अरे समझा? अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, किसी को हैप्पी बर्थडे मनाना है, और हॉल बुक कर लेते हैं कुछ लोग, हैप्पी बर्थडे बोलना है, स्क्रीन पे प्रपोज करना है, अरे सब होता है। घर में डिमांड आते रहते हैं ये सब। मेरी वाइफ मेरे से करती रहती है, तुम भी ऐसा कुछ करो। फिर हम पूछते हैं किसके लिए? तो देखो, फिर गाली गलौज होता है, और क्या होगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देख रहे हो, 308 3085 करोड़ लैक्स में है ना, तो दो को हटा दो ना, तो 3085 करोड़, मतलब लगभग समझ लो 3100 करोड़, 3100 करोड़ का कमाई है। समझा? 3100 करोड़ का इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। तो इसको तो नोट्स में दिखाना पड़ेगा ना बाइफरकेट करके पूरा, कि कहां से क्या आया। अब याद रहेगा कि जो सेल होता है वो आपको क्या दिखाना पड़ता है? ईच क्लास ऑफ गुड। देखो, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस इन द क्लास। तुमको ये सब पॉइंट, तुमको 100% कुछ याद नहीं रहने वाला है, इतना सारा चैप्टर्स है। बट एक बार हम दिखा दिए सेल का, ईच क्लास ऑफ गुड्स का, पीवीआर का दिखा दिया, अब दिमाग में रहेगा हाँ कि सेल ईच क्लास ऑफ गुड्स का अलग अलग दिखाया जाता है। बढ़ कहां अलग अलग दिखाओगे? नोट्स में अभी तो दिखाए ना, नोट्स में सेल ऑफ प्रोडक्ट अलग, सर्विस अलग, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू अलग, जैसे हम लोग भी दिखा रहा था ना। कन्वीनियंस फीस के नीचे क्या था? अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू। ब्रोकरेज, डिस्काउंट, सेल को भी अच्छे से डिस्क्लोज करो। ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी, तो आपको नोट्स एंड अकाउंट्स में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अगर आप रिलेटेड पार्टी के साथ क्या करोगे? ट्रांजैक्शन, आपको नोट्स और अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये बात AS 18 बोलता है, लिख दो AS 18, लिख दीजिए AS 18।